यूक्रेन रशिया के इतिहास के बारे में हमने इस वीडियो के पहले भाग में देखा कि कैसे सोवियत यूनियन की स्थापना हुई और 1917 से 2014 तक लगभग 100 साल तक किस प्रकार यूक्रेन रशिया की पकड़ में रहा और आजाद होने के बावजूद रशिया ने यूक्रेन को अपने प्रभाव से अलग नहीं होने दिया। हमने बताया कि कैसे 2019 में एक नाट्यात्मक बदलाव आता है यूक्रेन की राजनीति में और वोलोडिमीर जो एक कॉमेडियन और एक्टर रह चुके थे वो एक ऐतिहासिक चुनाव और जीत के बाद बनते हैं यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति। Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. It was one of the most highly anticipated unconventional presidential inauguration ceremonies in post-independence Ukraine, and it all started with high fives, kisses and selfies. Не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент не ікона. Не ідол. Президент – це не портрет. राष्ट्रपति बनते ही उनके सामने थी यूक्रेन की गंभीर स्थिति और रशिया जैसे आक्रामक पड़ोसी की दुश्मनी। रशिया के लगातार युद्ध की ओर बढ़ रहे कदम और जालसाजी को रोकने के प्रयास करते हुए जेलेंस्की अपने यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत करने के वादे पर भी कायम थे। 2019 के दिसंबर में वो पहली बार जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से पेरिस में मुलाकात करते हैं और नॉर्मंडी फॉर्मेट शांति वार्ता के तहत लड़ाई खत्म करने और लंबे समय की शांति के लिए चर्चा करते हैं। कुछ मुद्दों पर सहमति के बावजूद रशिया शांत नहीं होता है। इस दौरान जेलेंस्की बाइडेन की प्रेसिडेंसी में अमेरिका से आर्थिक और सैन्य मदद पाने में सफल होते हैं। कोविड के शांत होते ही मार्च 2021 में रशिया ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए और अक्टूबर आते आते दुगने सैनिक, टैंक्स और हथियार के साथ युद्ध की पूरी तैयार कर ली। बस अब रशिया को चाहिए था एक बहाना। रशिया ने नाटो और अमेरिका से गारंटी मांगी कि यूक्रेन और जॉर्जिया नाटो से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर नाटो क्या है और क्यों रशिया नाटो के खिलाफ है, इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की पूंजीवादी लोकतंत्र की विचारधारा के लिए खतरे जैसी लगने वाली सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी विचारधारा को पश्चिमी देशों में फैलने से रोकने के लिए 1949 में अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों ने मिलकर सामूहिक सुरक्षा के लिए 12 देशों के मिलिट्री गठबंधन की रचना की। धीरे धीरे नाटो में पश्चिमी यूरोप के देश जुड़ते गए और एक तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 2 सत्ताएं सुपर पावर बनकर उभरी, उनके बीच कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध की यह शुरुआत थी। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया, दोनों के बीच ऐसे गठबंधन बनाने की जैसे होड़ लगी थी और सोवियत के गिरने के बाद नाटो में जुड़ने वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 32। रशिया की बॉर्डर से सटे हुए 6 देशों में से बेलारूस को छोड़कर सारे देश नाटो का हिस्सा बन चुके हैं या फिर जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन और जॉर्जिया। यूक्रेन और जॉर्जिया के नाटो में जुड़ने से रशिया का यूरोप पर अपना प्रभाव कम हो सकता है। यूक्रेन रशिया के लिए पश्चिम पर अपने प्रभाव का एक जरिया है और इसी को कारण बनाते हुए रशिया ने एक तरीके से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को धमकी देते हुए यह मांग की कि यूक्रेन और जॉर्जिया नाटो में कभी ना जुड़े। रशिया को पता था कि नाटो यह गारंटी देने के लिए राजी नहीं होगा और धीरे धीरे रशिया की वैचारिक गिरफ्त से छूटता हुआ यूक्रेन एक तरफ यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होना चाहता है और नाटो का भी हिस्सा बनना चाहता है। नाटो और अमेरिका ने इस मांग को ठुकरा दिया और इसी का हवाला देते हुए 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर संपूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके अलावा मुख्य शहर खार्किव और ओडेसा पर भारी हमले किए। यूक्रेन ने इन सभी जगहों में रशिया का जमकर मुकाबला किया और रशियन सैन्य को धकेला। इस नाकामयाबी के बाद रशिया ने पूर्वी और दक्षिणी भागों में क्रीमिया तक जाने वाले जमीनी रास्ते पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। जवाब में यूक्रेन ने रशियन घुसपैठ के ऊपर हमला दागते हुए अपने काफी हिस्सों को बचा कर रखा। युद्ध शुरू होने के 1 साल बीत जाने तक दोनों देशों और सैनिकों को मिलाकर कुल 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
इतनी जाने लेने के बाद भी रशिया को यूक्रेन के हिस्से हथियाने में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से मिल रही मदद के चलते और अपने देश की स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध यूक्रेन युद्ध में डटा हुआ है। इस पूरे समीकरण में एक बड़ा बदलाव होता है जब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। इस एक बदलाव से युद्ध की स्थिति और यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद के सारे पन्ने उलट-पलट हो जाते हैं। ट्रंप के पॉलिटिक्स में आने की, 2016 का चुनाव जीतने की, यूक्रेन को मोहरा बनाने की, बाइडेन के बाद फिर से कथित तौर पे रशिया की मदद से सत्ता पर आने की और उन पर रशियन एजेंट होने के लग रहे इल्जामों की कहानी बहुत लंबी है। मगर इस समय यही कहानी की पृष्ठभूमि पर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई उस मुलाकात का पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हो सकता है बहुत गहरा असर। इस मुलाकात ने न सिर्फ जेलेंस्की और यूक्रेन रशिया के मुद्दे को फिर से विश्व के सामने उजागर कर दिया है, मगर यूरोपियन देशों की एकजुटता के प्रयासों को एक तरीके से गति और ऊर्जा दे दी है। जेलेंस्की हड़बड़ाहट में ऐसी कोई डील साइन नहीं करना चाहते जिससे यूक्रेन की आने वाली पीढ़ियां अमेरिका के कर्ज तले दब जाए या फिर ऐसा कहें कि अमेरिका का एक तरीके से गुलाम बन जाए। उनके लिए युद्ध रोकना जरूरी है, मगर उसके साथ साथ अपने देश और देश के लोगों की स्वाधीनता और स्वमान भी उतना ही जरूरी है। और शायद यूक्रेन के लोग उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। इतनी बहादुरी और बेबाकी के साथ अपने देश की आजादी के लिए अपना पक्ष रखने वाले जेलेंस्की न घबराते हुए दिखे, न विचलित होते। दुनिया के आधुनिक इतिहास में ऐसे नेता का उभरना शायद पूरे विश्व के लिए इस समय बहुत जरूरी था। ट्रंप के साथ उनकी ही ऑफिस में हुई इस चर्चा के बाद जेलेंस्की को पूरी दुनिया के कई नेताओं से न सिर्फ प्रशंसा मिली, मगर उनको रेजिलियंस के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। कहा जाने वाला स्वतंत्र यूक्रेन रशियन एम्पायर से 1917 में स्वतंत्र होने के बावजूद आज 100 साल बाद भी आंदोलनों, यूरोप से एकीकरण और रशिया की निरंतर दखल अंदाजी के बीच सिर्फ संघर्ष ही करता आया है। कारण रशिया का पश्चिम से टकराव, अपनी कम्युनिस्ट जिद और कॉलोनियलिज्म की चाह। दुनिया के इतिहास में पहले राज्य रजवाड़े हुआ करते थे जो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे और ऐसे हिस्से जोड़ना चाहते थे कि जहां के नैसर्गिक संसाधन, खजाने और संपत्ति को अपना बना सके और अपनी सत्ता का प्रसार कर सके। आज के इस समाजवादी और ज्यादातर लोकतांत्रिक सत्ताएं दूसरे देशों के साथ रिश्ते, व्यापार और लेन देन तो बढ़ाना चाहते हैं, मगर बढ़ती हुई मांग, भविष्य के खतरे और संसाधनों की कमी के बीच वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अन्य छोटे या कम शक्तिशाली देशों में दखल अंदाजी करके, हमले करके इन्हीं संसाधनों को छीनना चाहते हैं। ट्रंप, मोदी, पुतिन, इन जैसे लीडर्स दुनिया का क्रम बदल रहे हैं। क्रम बदलना भी चाहिए, मगर अच्छे के लिए। इंसानी जाने दांव पर लगाकर युद्ध करके या फिर छीना झपटी से पाई गई सत्ता या विजय का क्या मूल्य है? यूक्रेन के वर्तमान और भविष्य पर आने वाले दिनों में नजर बनी रहेगी। यूरोपियन यूनियन के एकजुट होने के प्रयासों को भी हम देखते रहेंगे। उथल पुथल से भरा हुआ दिखने वाला भविष्य और कितनी इंसानी जाने लेगा, उस चिंता के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ नीलोफर। आप देखते रहिए अनम्यूटेड का वसुधैव कुटुंबकम। Слава Україні!